बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, दो खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर 6 जज साहिबान, और इस पर अब पूरे पाकिस्तान से एक रिएक्शन आया और इस रिएक्शन के बाद वज़ीर आज़म को अब खुद चलकर काजी साहब के चैम्बर में जाना पड़ रहा है। अब वहां पर जाकर क्या करेंगे और क्या पैगाम लेकर जा रहे हैं, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, साइफर केस का बिलाखिर इख्तिताम हुआ चाहता है और अब तक के सवालात से प्रोसिक्यूशन जो है वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी, और अदालत सवाल पूछती है और आगे से जवाब देना तो राय साहब दूर की बात है, लोग ही गायब हो गए हैं। और कराची में जाकर उन्होंने डेरे लगा लिए। ये शख्सियत कौन है? और पुरानी जो पिछली समात थी उसके ऊपर कहा यह गया था कि आपने जो हक़ दिफा के लिए इमरान खान के लिए को जो वकील मुकर्रर किए गए थे उनके सीवीज आपने अदालत में जमा करवाने, लेकिन राय साहब सीवीज जमा नहीं करवाए गए। लेकिन सबसे पहले राय साहब बात कर लेते हैं उस खत की जिसमें एक चार्जशीट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ, और फिर उन लोगों के खिलाफ जिनके हवाले से ये शिकायत जो है वो लगाई गई है। राय साहब, इस मुल्क के अंदर जजों के घर पर कैमरे बरामद हो रहे हैं, जजों की फैमिली मेंबर्स को उठाकर उन्हें करंट लगाया जा रहा है, फिर जजों के ख़ानदान वालों को दबाव डालकर उनके फैसलों को तब्दील करने के हवाले से इस खत के अंदर यह भी लिखा गया कि ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। और फिर ये भी पता चला कि दस्ती बम से हमला भी किया गया। राय साहब, ये इल्ज़ामात एक जज लगाता तो हम कहते कि ये दूसरा शौकत सदीकी जो है वो शायद पैदा हो गया। अगर 2 जज होते तो हम कहते कि दोनों की मिली भगत है, 3 होते तो हम कहते कि शायद ये किसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, 4 होते तो हम ये कहते कि ये साजिश होगी। लेकिन राय साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, अगर आप इसकी टोटल स्ट्रेंथ को देखें और फिर इन 6 जज साहिबान जिन्होंने ये ख़त अब लिख दिया है, इससे साफ पता ये चलता है कि ये सब कुछ हुआ और ये वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये वाक़यात रिपोर्ट से मुराद पाकिस्तान के मीडिया में नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के 2 चीफ जस्टिस साहिबान को इस हवाले से बताया गया कि जनाब असल में मातहत अदलिया के खिलाफ जो है वो क्या कुछ होता रहा। और फिर इसके साथ साथ जो जितने भी आपके केसेस हैं इनके अंदर किस किस्म का दबाव पाकिस्तान में जजेस को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा। रहा है साहब, इस वक्त मैंने ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट खोली है और यहाँ पर चीफ जस्टिस को अगर आप मिला लें तो 6, 7, 8 जजेस हैं जिन्होंने ये खत जो है वो लिखा है। अब इसके अंदर चीफ जस्टिस को निकाल दें और फिर इसके साथ साथ अगर आप जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं इनको आप निकाल दें तो पता ही चलता है कि बाकी 6 जज यानी पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सवाली बनी हुई है कि खुदा के लिए पहले हमें तो इंसाफ दे दो। अब इस मुल्क के अंदर अगर जज इंसाफ मांगेगा तो फिर वो इंसाफ कैसे देगा? ये एक बुनियादी सवाल है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के सामने। राजा साहब, जो दूसरी चीज़ इसमें, एक तो जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात भी की गई, फुल कोर्ट का एक इजलास भी हुआ है, मैं उसकी तरफ भी चलता हूँ। लेकिन जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। एक मियां दाऊद नामी एक शख्सियत है और इससे पहले मुलजिम नवीद के हवाले से जिसने इमरान खान पर हमला किया उसके बारे में भी यानी उनके वकील बनकर सामने आए। और फिर इसके अलावा मुतअद्दिद ऐसी दरखास्तें थी। इससे पहले जस्टिस एजाजुल हसन साहब की जो फाइल तैयार हो रही थी उसमें मियां दाऊद का एक हाथ था। तो फिर ये कहाँ से बातें शुरू होती हैं पाकिस्तान की अवाम और इस एज के अंदर शायद जो स्ट्रेटजी है बनाने वालों की वो इतनी तगड़ी नहीं है या इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस पूरे के पूरे जो सिस्टम को जो ये अपने हिसाब से बनाते हैं इसके ऊपर जो है वो पर्दा डाल दे। अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना शायद इतना आसान जो है राय साहब नहीं होगा। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने एक फुल कोर्ट इजलास जो है वो तलब कर लिया है, इसकी भी मैं तफसील रख देता हूँ सुनने वालों के सामने। और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान से मुशावरत की है जी फुल कोर्ट इजलास तलब करने के हवाले से।
और फिर अदालती अमूर में खुफिया इदारों की मुदाखलत पर खत, खबर ये है। और फिर इसके साथ साथ राय साहब एक और भी काम हुआ है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने इस इजलास को तलब किया गया है, वहीं पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं अब वो चैम्बर में मुलाकात करेंगे, यकीनन पाकिस्तान के इदारों का पैगाम लेकर जाएंगे। मुल्क के वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हैं, तमाम इदारे उनके अंडर आते हैं, तो ऑब्वियसली पैगाम वो अपनी ज़ात के लिए नहीं लेकर जा रहे बल्कि काजी फाइज ईसा साहब के पास इदारों का पैगाम लेकर जाएंगे। राय साहब, डू यू एग्री विद दिस? मट्टी डाल दी जाएगी और मनो मट्टी डाल दी जाएगी, इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, या फिर हम इस मुल्क के अंदर एक और वकला तहरीक जो है उसका आगाज जो है वो होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि राय साहब हुआ ये है कि तमाम बार्स ने मजम्मत की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस पूरे प्रोसेशन को लीड करे अगर वकला सड़कों पर आ जाए। राय साहब, योर टेक ऑन दिस। देखें आशवी साहब, इस खबर के अंदर दो बड़ी खबरें छुपी हैं, दो बड़ी तकलीफदेह वीडियोस भी इसी मामले से जुड़ी सामने आई हैं, और ये जो दोनों खबरें हैं ये पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं की। इन खबरों से ये पता चलेगा कि पाकिस्तान जो एक शर्मनाक फ्रॉड और नाकाम रियासत बन चुकी है, इसके अंदर जज साहिबान के साथ क्या घिनौना खेल खेला गया, क्योंकि अब दो नए इंकशाफात हुए हैं जिसने पूरी अदलिया और वकला की बरादरी को हिलाकर रख दिया है। अब पहला इंकशाफ यह हुआ है कि एक जज साहब जब अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस पर गए, यानी उनको जो सरकारी रिहायशगाह मिली थी, अब यह इंकशाफ हुआ है कि जब वो अपनी रिहायशगाह पर गए तो वहां पर जब उन्होंने लाइट्स वगैरह हटाई तो वहां पर एक सिम मिली और इस सिम के साथ एक मोबाइल कैमरा अटैच था, एक खुफिया मोबाइल कैमरा अटैच था। इस खुफिया मोबाइल कैमरे के जरिए ये जो जज साहब हैं इनकी और इनकी फैमिली की वीडियोस भी रिकॉर्ड होती थी और एक सिम वहां पर लगाई गई थी, और इस सिम के जरिए जो भी वहां कम्युनिकेशन होती थी, उनके घर में अपने अहले खाना के साथ जो कुछ बातचीत होती थी वो भी कहीं ट्रांसमिट की जा रही थी। आप मुझे बताएं कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है? अगर ये वाकया यूरोप में या अमेरिका में होता तो पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका इस वक्त सड़कों पर होता। इतनी बड़ी अंधेर नगरी दुनिया के किसी जंगली माशरे में नहीं हो सकती। अब उसके बाद एक और जो बड़ा तकलीफदेह वाकया है, इसके मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं, और इस वाकये के मुतल्लिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को आगाह भी किया गया, उनके गोशे गुजार भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और यह वाकया हुआ है एक और जज साहब के साथ, इनको बड़ा प्रेशराइज किया गया इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला देने के लिए, खास तौर पर जो टेरियान वाइट केस था जो कि काबिल समात नहीं था। जब इसको काबिल समात ना देने का फैसला किया गया तो ये जो जज साहब हैं, इस बात की तस्दीक की गई है कि इनके ब्रदर इन लॉ को अगवा कर लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया। उसके बाद इनको धमकियां दी गई, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए यानी करंट लगाए गए और 24 घंटे तक उनको अगवा रखा गया। और ये जो जज साहब हैं, इन्होंने इस खत में यह भी लिखा है कि जिन लोगों ने मेरे बहनोई को, मेरे ब्रदर इन लॉ को अगवा किया, उन्होंने अपना जो तारुफ है वो आईएसआई के ऑपरेटिव्स के तौर पर करवाया। उन्होंने ये दावा किया कि हम आईएसआई के ऑफिशियल्स हैं और उनके ब्रदर इन लॉ को अगवा करके ये जो जज साहब हैं इनको दबाव में लाने की कोशिश की गई। आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो एक एक दिन में 3-3 फैसले आ रहे थे, इनके पीछे असल में खेल क्या चल रहा था, ये खुफिया कैमरों वाली स्टोरी मैं बहुत पहले ब्रेक कर चुका हूं। यहां पे कुछ व्यूअर्स आ जाते हैं जो कि कमेंट करते हैं कि ये स्टोरी दुरुस्त नहीं हो सकती। ये खबर भी हमारे प्लेटफॉर्म की 100% दुरुस्त साबित हुई। लेकिन हाशमी साहब, एक और जो जज साहब हैं, अब उनके साथ जो कुछ हुआ है ये भी बड़ी तकलीफदेह कहानी है।
यानी सुनता जा शर्माता जा कि पाकिस्तान जैसे जंगली माशरे में, पाकिस्तान जैसे कबायली माशरे में जो इस वक्त बदतरीन अंधेर नगरी हो रही है, इसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पूरी दुनिया में हमारी जो रियासत की साख तो वैसे ही नहीं थी, लेकिन जितना शर्मिंदगी और जितनी कालक और जितनी स्याही अब हमने अपनी रियासत के मुंह पर मली है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ये जो जज साहब हैं, इनके घर ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब के केस के हवाले से इन पर पहले दबाव डाला गया। जब ये देखा गया कुछ हलकों की जानिब से, जो कि इस खत में लिखा गया कि आईएसआई के ऑपरेटिव्स, जब ये जज साहब को ज्यादा प्रेशर नहीं ले रहे थे या वो बात नहीं मान रहे थे, तो इस खत में लिखा गया कि इतना प्रेशर डाला गया कि उसके बाद ये जो जज साहब हैं, इनके घर बम फेंका गया। आप अंदाजा कर लें कि जज के घर बम फेंका गया है। क्या किसी दुनिया के इलाके में कोई तस्वुर कर सकता है, दुनिया के किसी मुल्क, किसी शहर में कोई तस्वुर कर सकता है कि जज के घर बम फेंका जाए इस वजह से कि उससे अपनी मर्जी का फैसला दिलवाना है? क्या पूरी दुनिया में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करके बताएं कि इस तरह से जज साहिबान से फैसले लिए जाते हैं, और वो फैसला भी किसके खिलाफ लिया जा रहा है? जो पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, वाहिद लीडर जो वफाक की अलामत है, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकता है, जिसकी चारों सूबों में और वफाक में नुमाइंदगी है, जिसकी अब से कुछ अरसा पहले तक वफाक में, पंजाब में, केपी में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत थी, बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत थी, कराची के सिंध का जो शहरी इलाका है यानी कराची, उसका मैंडेट भी इसी लीडर यानी इमरान खान साहब के पास था। तो उनको हरवाने के लिए और उनके खिलाफ फैसला दिलवाने के लिए एक जज साहब के घर, जो कि सेशन कोर्ट के या मातहत अदालत के जज हैं, उनके घर बम फेंका गया। और ये जो जज साहब हैं, इन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब को आगाह किया। इन्होंने कहा कि सर देखें, मेरे घर बम फेंका गया है, तो आप कुछ करें। तो आपको पता है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने क्या किया? आमिर फारूक साहब ने क्या किया होगा? आमिर फारूक साहब ने बजाय इसके कि इसका अजाला करते, उन्होंने इस जज का तबादला कर दिया। इस जज को जिस सीट पर मौजूद थे उसके ओहदे से हटा दिया गया। तो इतना बड़ा खेल खेला गया है ये इमरान खान साहब को सजाएं सुनाने के लिए। अब हाशमी साहब, यहां पर एक और बहुत ही अहम नुक्ता जो इस खत का अब सामने आया है, इस नुक्ते में यह कहा गया कि एक बार नहीं कई मर्तबा ये जो 6 जजेस हैं, इन्होंने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फारूक, इनको कई मर्तबा तहरीरी तौर पर आगाह किया। तहरीरी तौर पर आगाह किया कि किस तरीके से जजेस के घरों पर बम फेंके जा रहे हैं, उनके घरों से कैमरा डिवाइसेस बरामद हो रही हैं, उनके बहनोई, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया जा रहा है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक मर्तबा भी ना सिर्फ ये कि नोटिस नहीं लिया, बल्कि इसके मामले पर कोई समाअत नहीं की। तो जब वो अपने साथी जजों को इंसाफ नहीं दे सके या उनके लिए आवाज नहीं उठा सके, तो किसी पाकिस्तानी आम शख्स को क्या ये उम्मीद होगी कि ये जो जज साहिबान हैं, ये जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है, ये किसी आम पाकिस्तानी को इंसाफ दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। अब हाशमी साहब, इसके अंदर एक और बड़ा ट्विस्ट है। ये जो फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया जस्टिस फायद ईसा साहब की जानिब से, जिनके नोटिस में ये मामला 2023 से थे, ये स्टैब्लिश हो गया कि जस्टिस फायद ईसा साहब के नोटिस में थे ये मामला, उनको पता था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत भी लिख दिया गया, उनके इल्म में यह बात थी, लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद भी उन्होंने इस मामले का तदारुक करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। लेकिन अब जो उन्होंने फुल कोर्ट का इजलास बुलाया यह खादा पूरी करने के लिए, इससे पहले हाशमी साहब उनकी एक मुलाकात हुई है। उनकी एक मुलाकात हुई और मुलाकात उन लोगों से हुई जो ये सारा खेल खेल रहे थे, यानी वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं,
जो कि इमरान खान साहब को विक्टिमाइज करने, उनको इंतकाम का निशाना बनाने के बेनिफिशरी हैं, जो इस वक्त शहबाज शरीफ के नुमाइंदे हैं। इससे पहले भी जाहिर है कि जो भी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल होता है वो हुकूमत का नुमाइंदा होता है। तो चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट का इजलास बुलाने का जो ऐलान करवाया, उससे पहले वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल जाके चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब से मिले। इसका मतलब यह है कि फुल कोर्ट इजलास की कोई अहमियत नहीं रही। आपको क्या जरूरत थी उनसे मिलने की? होना तो यह चाहिए था कि आप फुल कोर्ट इजलास बुलाकर फौरी तौर पर आज खुद नोटिस लेते, इसकी समाअत मुकर्रर करते और उसके बाद आप वफाकी वजीर कानून को बुलाते, अटॉर्नी जनरल को बुलाते, डिफेंस मिनिस्टर को बुलाते, सेक्रेटरी दिफा उनको बुलाते। और चूंकि आईएसआई के ऑपरेटिव्स का लफ्ज जो है ये जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है, तो आप जो है वो आईएसआई के ऑफिशियल्स को भी बुलाते, उनको बुलाते और ये कहते कि जज साहिबान ने खत में ये स्पेसिफिक इंसिडेंट लिखे हैं, ये रैंडम इंसिडेंट नहीं लिखे। ये जो नून लीग ने अपनी लफाफा ब्रिगेड जो छोड़ दी है इन जज साहिबान के ऊपर, ये जो लफाफा ब्रिगेड है, ये आप देखें कि उल्टा ये जज साहिबान पर हमलावर हो गए और उनके खिलाफ जो है ये प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गए हैं। तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि वो बुलाते और ये कहते कि ये आपके ऊपर इल्जामात हैं, आईएसआई के ऑफिशियल्स को बुलाकर आप इनका इनकार करते हैं, इकरार करते हैं और इसकी इंक्वायरी करते और इंक्वायरी करवाते, आला तरीन सतह का जुडिशल कमीशन बनाते। लेकिन उन्होंने पहले वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से मुलाकात कर ली। अब हाशमी साहब, इसके अंदर एक और अहम खबर यह है कि शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब से। उनका क्या ताल्लुक है कि वो चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा से इन जज साहिबान के खत के मामले पर मुलाकात करेंगे? चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब एक पढ़े लिखे जज हैं, टीवी तो देखते होंगे, उन्होंने फाफिन की रिपोर्ट तो देखी होगी, आलमी इदारों की रिपोर्टें तो देखी होंगी कि शहबाज शरीफ तो जाली तरीके से मुसल्लत किए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर। उनके पास तो अपनी कुल मिलाकर 17 नशिस्तें थी, वो भी बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद उनको गिफ्ट मिली हैं। तो शहबाज शरीफ तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसले आए उनके बेनिफिशरी हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अदालती टर्म भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो शहबाज शरीफ जो के बेनिफिशरी हैं वो चीफ जस्टिस से मुलाकात क्यों करेंगे और चीफ जस्टिस उनसे मुलाकात क्यों करेंगे? क्या शहबाज शरीफ वहां जाकर यह कहेंगे कि ये 6 जजेस के खत की तहकीकात करवाई जाए? तो शहबाज शरीफ को बुलाने के बजाय, अपनी साख मजीद खराब करवाने के बजाय, आप इसको आज खुद नोटिस में बदल कर फौरी तौर पर इसके ऊपर इंक्वायरी करते और एक डेडलाइन मुकर्रर करते कि 3 दिन है, क्योंकि ये इतना बड़ा वाकया नहीं है, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का सानिया है। हाशमी साहब, ये वाकया नहीं है, मैं ये बड़े सोच समझ के लफ्ज बोल रहा हूं, परख के बोल रहा हूं कि ये पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक सानिया है। तो इसके ऊपर आप 72 घंटे की डेडलाइन देते, आप कहते कि मैं चीफ जस्टिस हूं, मेरी अदलिया के जजेस पर हमला किया गया है, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया, उनको करंट लगाया गया, 72 घंटे की डेडलाइन है। अगर ये इल्जामात गलत साबित होते तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करते, और अगर ये इल्जामात दुरुस्त साबित होते तो फिर आप जिन लोगों का जिक्र किया गया है इस खत में, आप फिर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करते कि आपके किसी जज के घर आइंदा किसी को बम फेंकने की जरूरत ना होती। जस्टिस फायज ईसा साहब, बड़े अदब से आपके सामने यह अर्ज है कि यह बम अभी सेशन कोर्ट के जो जज हैं उनके घर फेंका गया। अगला बम इसी तरह जब आप किसी मामले पर अगर आपने दबाव ना लिया तो ये सारी रिकॉर्डिंग्स ये जो हैं ये आपके घर की भी हो सकती हैं। ये जैसे आजम सवाती ने कहा था, आपको तो पता है कि साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस बंदयाल साहब की रिश्तेदारों की ऑडियोज कैसे बग की गई और फिर लीक की गई। तो आपकी ऑडियोज और वीडियोज जो नॉर्मल जिंदगी की या प्राइवेट जिंदगी की हैं वो भी इसी तरह सामने लाई जाएंगी, आपके घरों पर भी इसी तरह हमले किए जाएंगे। तो ये मौका है कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर दें कि आइंदा किसी की जरूरत ना हो कि जज साहिबान को इस तरह से धमकाया जाए।
अब हाशमी साहब यहां पर एक और अहम तरीन खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट बार ने एक बड़ा सख्त एलामिया जारी किया है और इसमें यह कहा गया है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को सलाम पेश करते हैं। हम फिल फोर हसास इदारों की शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं जिन्होंने आइन और कानून को पामाल किया। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने इस मामले पर आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा काउंसिल बार काउंसिल जो है इसने यह कहा है कि खुफिया इदारों की अदालती अमूर में मुदाखलत काबिल मजम्मत है। यह इतना बड़ा सानिया है कि तमाम बार जो हैं इन्होंने एक तरह का स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दिया है। अब यहां पर एक और बड़ी खबर यह भी है हाशमी साहब कि इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत ने इन 6 जजेस का खत सामने आने के बाद अब इन्होंने एक डिमांड की है जो कि बिल्कुल ठीक है। और अब इमरान खान साहब और पीटीआई की क़यादत ने यह कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है तो एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरन बुलाया जाए जिसके सरबराह चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा साहब हैं और चीफ जस्टिस के पास ही यह अख्तियार होता है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कन्वीन करे। तो ये कहा गया कि इमरान खान साहब के केसेस भी अमली तौर पर कलदम हो गए हैं जैसे कि व्यूअर्स हमारे थंबनेल में भी देख रहे हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी इस मामले पर जल्द से जल्द उसका इजलास बुलाकर इस मामले की तहकीकात करवाई जाए। अच्छा राय साहब, इस खत के हवाले से एक बात तो अब तय हो गई है कि पाकिस्तान में खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सजाएं इमरान खान को दी गई, इससे पहले जो 4 सजाएं इमरान खान को दी गई हैं मातहत जुडिशरी की तरफ से, इसके ऊपर भी सवालात होंगे। मोहम्मद बशीर साहब फैसला नहीं सुनाना चाहते थे, वो छुट्टी लेकर घर जाना चाहते थे लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई बल्कि फैसला सुनाने के बाद छुट्टी मिली और पक्की छुट्टी मिल गई। फिर इससे पहले हमने ये भी देखा कि जज दलेर दिलावर का खेल खेलते रहे। अब वो फैसला कहाँ से आया, उन्हें ओएसडी बनाया गया, इसके ऊपर भी बाकायदा जो है गम गुस्से का इजहार किया गया। फिर ऐसा भी सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर जो अदलिया है वो हमेशा से अपना किरदार अदा करती रही और मैं इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं इन्हें जिम्मेदार इसलिए ठहराता हूँ क्योंकि आज तक जस्टिस कयूम की जो ऑडियोज़ के पायजन कह रहे हैं कि कितनी सज़ा होनी चाहिए वो मन नहीं रहे सज़ा जड़ा वो ज़्यादा कर दो, ये हमारी तारीख रही है। और अगर जज साहिबान चाहे वो एक छोटा ही जज क्यों ना हो वो खड़ा हो जाए, वो दलेर बन जाए, वो नाम का दलेर या दिलावर ना हो बल्कि वो फैसले करे, डंगे की चोट पर करे या अपनी कुर्सी को इस्तीफा देकर साइड पर हो जाए लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। लेकिन यहाँ पर लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। अब उन सज़ाओं को जो 4 सज़ाएं इमरान खान को राय साहब सुनाई गई हैं, अब वो सज़ाएं भी मेरे हिसाब से नल एंड वाइड हो गई क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो एक प्लेटफॉर्म है आपका अदालती, वहाँ से 6 जज साहिबान ने ये एक आवाज़ होकर कहा कि भाईजान कुछ ताकतें हैं जो हमें ये करने पर मजबूर करती हैं। अब इसकी इंक्वायरी होगी, क्या इंक्वायरी होगी, हो या ना हो, लेकिन राय साहब एक बहुत बड़ा हमें एक डेंट जो है वो इस जुडिशरी और इस निज़ाम के अंदर अब नज़र आ रहा है। खान साहब की सज़ा के हवाले से तो लोग बात कर रहे हैं कि इसे कलदम करार दिया जाए क्योंकि सज़ाएं गलत हुई, 4 सज़ाएं प्रेशर में हुई। लेकिन राय साहब अब एक और सवाल भी पैदा होता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो सज़ाएं माफ़ हुई हैं तो उसके ऊपर भी एक सवाल बनता है कि मरियम नवाज की सज़ा और अपील, जैसा आमिर फारूक साहब, राय साहब आमिर फारूक साहब वो हैं जिनके बारे में स्टोरी जो थी वो लंदन से मैंने वो जो साजिश थी उसका पर्दा चाक किया कि राना शमीम साहब जो हैं वो लंदन में क्या करने आए और फिर क्या क्या कुछ हुआ। हमने उसका बाकायदा एक पूरे के पूरा इन्वेस्टिगेशन की। तो उसके बाद आनन फानन वही जज जो है वो मरीम नवाज के हक़ में, फिर नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसले जो हैं वहाँ से आए। तो मेरा ख्याल है कि इन फैसलों को भी रिवर्स किया जाए और ये एक बुनियादी अब एक मसला जो है वो हमें इस अदालती निज़ाम में यानी एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है। इस फॉल्ट लाइन का क्या बनेगा ये भी आने वाले दिनों के अंदर यानी फुल कोर्ट फैसला देगी तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हुआ क्या है राय साहब, समाअत हुई है जी साइफर केस के अंदर और आमिर फारूक साहब ने और मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब जो है इसकी समाअत कर रहे हैं। सलमान सफदर साहब के दलाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रात की तारीकी में जो समाअत होती रही, क्या इसे
किसी कलम से किसी फैसले में लिखा गया तो बताया गया कि जनाब कोई नहीं लिखा गया, और ये सब कुछ इसी तरह होता रहा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने यह भी सवाल किया कि क्या अदालती वक्त के बाद की कार्रवाई भी अपील की ग्राउंड नहीं थी? क्या हम अदालती वक्त के बाद की समातों का नुक्ता भूल जाएं? सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि फॉरेन ऑफिस का केस था, वजारत दाखिला कंप्लेनेंट क्यों मना? ये कहते हैं कि डॉक्यूमेंट वापस ना आए तो सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है। साइफर की कॉपी 5 अफराद को भिजवाई गई। एक तरफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर का मतन बताने का इल्जाम है। अगर उन्होंने मतन बता दिया है तो फिर इस मतन को सफ़ा मिसल पर ले आते, हम साइफर पढ़ेंगे तो मतन का मुआवजा कर सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर की कॉपी वापस ना आने के 17 महीने बाद FIR काटी गई। कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, मगर 1 साल के अंदर ये कॉपी वापस आ जाती है। FIR दर्ज होने से पहले सिर्फ सदर मुमलिकत की कॉपी वापस आई। इमरान खान पर साइफर सिक्योरिटी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज करने का इल्जाम लगाया गया। हकीकत यह है कि साइफर सिक्योरिटी सिस्टम तो महफूज है ही नहीं, अब उन्होंने खुद प्रोसिक्यूशन शुरू की है तो उन्हें सुनना पड़ेगा। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात पता क्या हुई है? ये कहते रहे कि 5 कॉपियां हैं, लेकिन राय साहब 9 कॉपीज जो है वो बाहर निकली हैं और इसका बाकायदा तौर पर इतराफ जो है वो अदालत के अंदर भी किया गया है। अब तफ्तीशी अफसर को डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया, हमें ये याद रखना है। उसने तफ्तीश करके कहा भाईजान ये तफ्तीश, और इमरान खान जो है इसमें मेरी तफ्तीश में वो मुजरिम करार पाए। शाह महमूद कुरैशी के साथ भी यही हुआ, बाकी लोगों के साथ भी यही हुआ। अब ट्रायल कोर्ट के जज ने डॉक्यूमेंट देखे बगैर चार्ज फ्रेम किया। तफ्तीशी अफसर कह सकता है कि मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो चलान मुरतब नहीं कर सकता, लेकिन वहां पर क्या हुआ वो भी कौम के सामने है। अच्छा, मुझे और राय साहब बाकी लोगों को भी समझाएं, ये जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद साहब हैं सीवीज लेने गए थे, लेकिन शायद वो कराची में कहीं गायब हो गए हैं और इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया। आपको लगता है कि ये पूरे का पूरा केस इन तमाम प्रोसिक्यूशन लोगों और बेनिफिशरीज के समेत जो है वो गायब होने वाला है? राय साहब देखें हाशमी साहब, एक तो साइफर केस अमली तौर पर खत्म हो गया है। इस हवाले से क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और राना सनाउल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर को ख़त्म करने का और उनका वजूद ख़त्म करने का बयान दिया, अब उनके मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई है, क्योंकि इनके खिलाफ जब FIR दर्ज करवाने की कोशिश की गई नईम पंजोता की जानिब से, तो ये दरखास्त नहीं ली जा रही थी। लेकिन अब PTI के खिलाफ यानी इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो बयान दिया गया, अब इसके खिलाफ एक दरखास्त जो है ये सीमाबिया ताहिर साहिबा की जानिब से सिविल लाइंस में दायर की गई है। अब हाशमी साहब, इस पूरी सूरत में साइफर केस के ख़त्म होने के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, और इसके जो 3 पॉइंट्स हैं इससे पता चलता है कि साइफर केस जो है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। अब इसमें से अहम तरीन पॉइंट यह है कि ये जो साइफर का केस बनाया गया इमरान खान साहब पर कि इमरान खान साहब ने साइफर गुम कर दिया, तो इमरान खान साहब के ऊपर तो ये केस बना दिया गया, लेकिन साइफर की 8 कॉपीज ऐसी थी जो कि मुख्तलिफ लोगों को भेजी गई। अब इन 8 लोगों ने भी साइफर की ये कॉपीज वापस नहीं दी। इमरान खान साहब के पास भी एक पैराफ्रेज्ड कॉपी थी जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना इमरान खान साहब का काम नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर के अमले की जिम्मेदारी थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अमले की। तो जब बाकी 8 लोगों पर जिनके पास ये कॉपीज थी जिन्होंने वापस नहीं की, उनके ऊपर किसी किस्म का मुकदमा नहीं चला, तो फिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी पर यह मुकदमा कैसे चलाया जा सकता था। लेकिन उसके बाद जो 2 अहम तरीन नुकात हैं इस खबर के जिनसे ये केस अमली तौर पर ट्रैश हो गया, ये बड़े अहम हैं। क्योंकि एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि साजिश से मुराद क्या है, क्योंकि पहला जो प्रेस रिलीज था उसमें साजिश का जिक्र नहीं था। उसके बाद खान साहब के वकील ने यह इंकशाफ कर दिया कि जिस तारीख को साइफर वापस ना करने का मुकदमा दर्ज किया गया, सिर्फ उस तारीख तक भी 7 कॉपीज ऐसी थी जो कि 7 लोगों ने वापस नहीं की, लेकिन मुकदमा सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ जो है यह दायर किया गया। उसके बाद जो रात 9 बजे तक ट्रायल किया जाता रहा जबरदस्ती इमरान खान साहब का, जब इमरान खान साहब एक कैमरे की जानिब हाथ हिलाकर यह कहते थे, यह भी इमरान खान साहब की जुर्रत है, खान साहब कहते थे कि कर्नल साहब रात के 9 बजे हैं, जज साहब भी थक गए होंगे,
यहाँ सहाफ़ी भी थक गए हैं, सज़ा तो मुझे सुनवानी है आपने, तो ये ट्रायल अगले दिन पर ले जाएं। तो अब अदालत ने भी ये सवाल उठाया कि आखिर इतनी इनडिसेंट हेस्ट क्या थी कि रात 9 बजे तक ये ट्रायल जो है ये चलता रहा। इसका मतलब यह है कि अब ये जो साइफर केस है ये भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया है। लेकिन यहां पे हाशमी साहब एक और अहम खबर जो कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से है। हमेशा मैं ये कहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि अलिफ मद आ मीम रे आमिर फारूक, लोग इनको समझते हैं, नाम इनका एन से है, एन अलिफ मीम रे आमिर। तो अब जो पीटीआई ने, जिनको एक जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही थी, जब ये 6 जजेस का खत सामने आया है, जब उन जजेस पर जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ मंसूबे का मुबैना तौर पर हिस्सा रहे, अब उनके ऊपर भी दबाव आया है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत दे दी है और 6 अप्रैल का अब पीटीआई ने ऐलान किया है कि 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा किया जाएगा। दूसरी जानिब एक केपी में जलसे के हवाले से भी एक बड़ी खबर है और अब केपी में भी पीटीआई ने एक बड़ा अजीमुशान जलसा करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन यहां पे एक और अहम खबर, मुज़िका खेज भी कह लें, दिलचस्प भी कह लें, अजीबो गरीब भी कह लें, वो है सेनेटर इरफान सिद्दीकी के मुतल्लिक। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि जजेस ने जो खत लिखा आईएसआई के ऑपरेटिव्स के खिलाफ, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं लिखना चाहिए था। तो जजेस क्या करते, थानों में जाके एफआईआर देते। जजेस क्या करते, जजेस यही कर सकते थे कि उनके लिए मुतलका फोरम शिकायत का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। वो क्या करते, जाके आईएसआई में दरखास्त देते। किसको दरखास्त देते कि हमें धमकाया जा रहा है? शहबाज शरीफ को दरखास्त देते या आपकी उस पुलिस को देते जो राना सनाउल्लाह के खिलाफ दरखास्त लेने के लिए तैयार नहीं है? उनके पास और क्या ऑप्शन था? यहां तक कि एक जज के मुतल्लिक यह भी पता चला कि उन्होंने सिक्योरिटी भी ली फिर, क्योंकि उनको इतना धमकाया गया। और एक जज साहब के मुतल्लिक यह भी अब एक ब्रेकिंग न्यूज जो अब से कुछ देर पहले आई है कि इतना प्रेशर डाला गया और इतना धमकाया गया हाशमी साहब कि उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। तो इस किस्म के जो मामलात हैं वो पाकिस्तान के अंदर खुफिया इदारों की मुदाखलत, जो कि जजेस ने आईएसआई के ऑपरेटिव्स का वर्ड लिखा, तो इस लेवल की मुदाखलत हुई है। इसलिए अब पीटीआई ये कह रही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस साहब जल्द से जल्द जुडिशल कमीशन बनाएं। 2 जुडिशल कमीशन बनने चाहिए 9 मई के वाकयात के हवाले से भी, और खास तौर पर ये जो सान्या हुआ है, ये जिनके मुतल्लिक जज साहिबान ने पॉइंट आउट किया है, इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए। वरना पाकिस्तान के अवाम इतने भेड़ बकरियों की तरह बेशऊर नहीं है, लाशऊर। आप ये कह लें कि लोगों के अंदर जो एक शऊर की, एक बेदारी की लहर आई है पिछले 10 साल के अंदर, अब लोग इन मामलात से आगाह भी हैं और लोगों में शऊर भी है। तो ये सारा जो मलबा है ये चीफ जस्टिस साहब की साख को मुतासिर करेगा, यानी जस्टिस फैज ईसा साहब की साख को। तो अब उनका इम्तिहान है कि जाने से पहले, अपने रिटायरमेंट से पहले, क्या वो आखिरी मर्तबा और एक मर्तबा, यानी अपने पूरे टेन्योर में पहली और आखिरी मर्तबा इंसाफ कर सकते हैं। अभी तक तो जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं वो उन्होंने एक मर्तबा भी इंसाफ पर मबनी कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन क्या वो पहली और आखिरी मर्तबा इंसाफ कर सकते हैं? ये अब जस्टिस फैज ईसा साहब का एक इम्तिहान है। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।